हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआरमी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो मेंस के एग्जाम की फ्री लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज लेक्चर नंबर 4 को हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 और देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप। तो चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय है और इसमें जो है बताया गया है आपको जो है चिकित्सा प्रावृत्ति है, यानी कि सम्यक विरेचन के लक्षण हैं। ठीक है, इसमें विरेचन के अयोग के लक्षण हैं। तो ये जो है विरेचन का अयोग, सम्यक विरेचन के लक्षण, तो ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, विरेचन के अतियोग के लक्षण, इनसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की उम्मीद काफी कम रहती है। तो इसको जो है हम छोड़ देते हैं, बाकी देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। 17 नंबर श्लोक और 18 नंबर जरूर याद रखना। एवं विशुद्ध कोष्ठस्य काया अग्निर अभिवर्धते व्याध्यश्च उपशाम्यन्ति प्रकृतिश्चानुवर्तते इंद्रियाणि मनोबुद्धिर वर्णश्चास्य प्रसीदति वलम पुष्टिर अपत्य च भ्रष्टा चास्य जायते जराम कृष्णेन लभते चिरम जीवत्य नामिये। ठीक है, तो संशोधन के महत्व के बारे में बताया। तो पहले 4-5 श्लोक जो हैं इस संशोधन के महत्व की, संशोधन क्यों कराना चाहिए। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में संशोधन का क्या महत्व है। ऐसे करके एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, या आयुर्वेदिक चिकित्सा में पंचकर्म का क्या उपयोग है, तो संशोधन पहले बताते हुए फिर आप अगला वमन विरेचन और इनके टाइप्स के बारे में बताएंगे। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये 4-5 श्लोक अगर आपको याद है, ठीक है, तो एग्जामिनर भी यही चाहता है। और आप अगर लिख भी देंगे तो आपके जो है नंबर काफी अच्छे मिल जाएंगे इसमें। तो ये 4 श्लोक जरूर जरूर याद करके जाएं, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। फिर अति संशोधन के ये जो है लक्षण वगैरह बताएं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप छोड़ दें। ठीक है। तो स्वभाव परमवाद के बारे में जो है इसमें ये बताया है। एक तो सबसे पहले आप ये देखना कि या भी क्रियाभिर जानते 64 नंबर श्लोक शरीर धातु समासा चिकित्सा विकारणम करम तद विषजाम स्मृतम। तो चिकित्सा के बारे में बताया गया, तो चिकित्सा जरूर ये श्लोक जरूर पढ़ के जाएं, याद करके जाएं। ठीक है। बाकी इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 17 देखते हैं, कियंते शीर्षीय अध्याय। ठीक है, कियंते शीर्षीय अध्याय जो है इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ये शुरुआत के तो श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये जो भी बताए हैं सिरोरोग के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रमेह पीड़िका, प्रमेह पीड़िका जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सीधे हम उसी पे चलते हैं। बाकी सारा आप छोड़ दें, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, ये जो है रस क्षय रक्त क्षय के लक्षण जो है 64, 65, 66। ठीक है, तो इनको तो हम देख चुके हैं प्रीलिम्स के माध्यम, मतलब प्रीलिम्स के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेंस में जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक अगर आए क्वेश्चन के रस क्षय के लक्षण बताइए, रक्त क्षय के, तो अगर आपको जितना याद आता है उतना लिख दें। ठीक है, विभिन्न आचार्यों ने बताए हैं श्लोक। वैसे जहां तक है कि इसके क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बाकी ये ओज के बारे में जरूर पढ़ के जाएं। 74 नंबर श्लोक, हृदय तिष्ठति यत् शुद्धम रक्तम ईशत स पीतकम ओज शरीर संख्यातम तन नासा विनिश्यति। ठीक है, सर्पे वर्णम मधुरसम लाजगंधी प्रजायते। तो ये ओज के बारे में कई आचार्यों ने बताया है। तो चरक ने जो बताया है वो यहाँ से पढ़ के जाएं। बाकी अष्टांग हृदय में ने भी बताया है, सुश्रुत ने भी बताया है। ठीक है, तो अष्टांग हृदय का भी बहुत बढ़िया है। ओजस्तु तेजो धातु नाम सुक्रांता नाम परम स्मृतम। ठीक है, तो वो आप मैं पढ़ा दूंगा, बता दूंगा आपको, वहां से और देख लेना आप। ठीक है, अपने आंसर को जो है थोड़ा इंटरेस्ट बना देना, तो बढ़िया रहेगा। क्षय के कारण क्या है, तो क्षय के कारण जो है प्रमितासन, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। आगे देख लेते हैं। हाँ, 72, 73
सॉरी 82 83 84, ये श्लोक जो हैं प्रमेय पीडिका के हैं, तो ये जरूर आप पढ़ के जाएं। शराबिका कच्छपिका जालिनी सरस्वती अलजी विंता विद्रदी, और इनके जो ये लक्षण हैं वो जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है प्रमेय पीडिका से, तो आपको चरक के तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, बाकी सुश्रुत के बेशक छोड़ सकते हैं, ठीक है, एक तो याद होने चाहिए। तो उससे जो है आपका एक क्वेश्चन जो है आंसर इसका बन जाएगा। तो प्रमेय पीडिका मैं समझा नहीं रहा हूँ, आप पढ़ लेना, कोई भी क्वेश्चन है फिर भी पूछ लें आप, लेकिन जो है ये इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ के जरूर जाएं। बाकी अंतर्विद्रदी वगैरह है, तो ये जो है सुश्रुत से ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है फिनिश होता है, फिर 18 अध्याय जो है त्रिशोथी अध्याय है, ठीक है। तो त्रिशोथिये में जो है हम देख लेते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिससे बन सकते हैं, तो देख लेते हैं। तो त्रिशोथिये जो है, इनसे जो है जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मुझे लगता है कि कुछ नहीं बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है उपजीविका रोग अलग अलग जो है शोध के बारे में बताया गया है, तो स्पेसिफिक जो है 10 नंबर में क्वेश्चन तो नहीं बनेगा इसमें से, ठीक है। तो आप इस चैप्टर पे रिस्क ले सकते हैं, इस चैप्टर को छोड़ के चले जाएं, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, फिर भी आते हैं तो आप जो है इसको लिख सकते हैं अपने अपने विवेक अनुसार जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सोच जो है इनसे क्वेश्चन इस चैप्टर से खासकर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, इसमें ये जरूर पढ़ के जाएं, ये उत्साहो उच्छ्वास निश्वास 51 नंबर श्लोक, समूह मोक्ष गतिमता वायु कर्मा, तो वायु के सामान्य क्रम, ठीक है, पित्त के सामान्य क्रम और कफ के सामान्य क्रम, 51 52 53, ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके जाएं, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर 19 अध्याय है अष्टोदरीय, तो अष्टोदरीय भी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है सब्जेक्टिव टाइप के लिए, इसमें से बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि अष्टोदर के बारे में बताइए या इनके नाम बताइए, ये अपस्मार के भेद बताइए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। तो आप इसको भी बिल्कुल भी छोड़ के जाते हैं, बिल्कुल भी आप दिक्कत ना लीजिए, ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप करते जाइए, तो जल्दी सिलेबस भी कवर होगा और एक आप कॉन्फिडेंट भी होंगे, और आप क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे, ठीक है। 20 अध्याय जो है महारोगाध्याय, ठीक है, 20 महारोगाध्याय, 19 तो हमें करना ही नहीं है, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। जो 20 है महारोगाध्याय है, तो इसमें देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो रोगों के प्रकार बताएं, तो ये थर्ड थर्ड नंबर से श्लोक है, इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा कि रोग कितने कितने प्रकार के किस प्रकार से विभाजन किया है, ठीक है। तो ये एक क्लासिफिकेशन जरूर याद रखें, क्योंकि ये नॉर्मल भी है, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। बाकी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। वात के स्थान जो है, पित्त के स्थान और कफ के स्थान यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल ये श्लोक याद होना चाहिए, बस्ती पुरुषदानम कति शक्तिनी पादावस्तिनी, तो ये जो है सारे स्थान आपको सामान्य स्थान याद होने चाहिए, तो श्लोक नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये सामान्य और नानात्मक रोग जो है, ठीक है, तो ये है, इनको आप छोड़ सकते हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि कौन सा सामान्य है कौन सा नानात्मक है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो जो बात का स्थान और ये दोषों के स्थान से नॉर्मल, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 20 भी फिनिश होता है, इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। आप जुड़े रहिए, मैं एक बार करवा देता हूँ सिलेबस, उसके बाद मैं जल्दी से मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, और उसमें क्लिनिकल नोट्स कैसे लिखें, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो अभी तो आप सिलेबस कंप्लीट करते जाएं, जैसे मैं करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसके श्लोक फोकस करें, कि श्लोक में रटने की कोशिश करूँ। और आपको जो ये है एक डेली क्वेश्चन लगभग दो या एक मिनिमम, आपको डेली क्वेश्चन लिखना है, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, उसका आंसर लिखना है। तो मैं आपको डेली एक क्वेश्चन दे दिया करूंगा, ठीक है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उससे मैं एक क्वेश्चन दिया करूंगा, आप उसको अटेम्प्ट करके और टेलीग्राम चैनल पे जो है अपने एक आंसर जो है, ठीक है, वो आप लिख के आप भेज सकते हैं मेरे को,
ठीक है, तो उसको मैं पढ़ूंगा भी, और उसमें कोई दिक्कत है तो उसको बताऊंगा कि उसमें क्या हम और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सीरीज भी चलाएंगे, तो देखते हैं। आप जो है पढ़ते जाइए लगातार, हमारे साथ सिलेबस को कंप्लीट करते जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना बोले। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।